इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी या प्रजननता को। अर्थ जान लेते हैं। प्रजननता का अर्थ क्या होता है? निश्चित समय अवधि में किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा प्रयुक्त सजीव जन्मों की वास्तविक संख्या से है। निश्चित समय में किसी स्त्री समूह द्वारा सजीव जन्मों की वास्तविक संख्या से है। निश्चित समय अवधि में किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा प्रयुक्त सजीव जन्मों की वास्तविक संख्या को प्रजननता या फर्टिलिटी का नाम दे दिया जाता है। फिर हम फर्टिलिटी और क्या होता है? फर्टिलिटी और फर्टिलिटी में अंतर जान लेते हैं। फर्टिलिटी का संबंध होता है, इसका संबंध वास्तविक सजीव जन्मों की आवृत्ति से होता है। यानी कि वास्तविक जन्मों की किससे होता है? आवृत्ति से होता है। जबकि प्रजनन क्षमता या फेकुंडिटी का जो है अर्थ होता है प्रजनन सामर्थ्य। किसी स्त्री की प्रजनन सामर्थ्य से होता है इसका संबंध। जबकि फर्टिलिटी सजीव जन्मों की आवृत्ति होती है। इस प्रकार से दोनों में अंतर आ जाता है। और फर्टिलिटी की माप सरल होती है, जबकि प्रजनन क्षमता की कोई निश्चित माप नहीं होती। फिर मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी को हम प्रजननता को किन किन तरीकों से माप सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। ऑफ फर्टिलिटी। सबसे पहले बात करें हम, क्या है हमारा क्रूड बर्थ रेट, अशोषित जन्म दर इसको कहा जाता है। इसमें किस प्रकार से हम निकालते हैं इसको? किसी वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या और वर्ष में मध्यवर्ती की अनुमानित संख्या से भाग देकर इसको निकाल लेते हैं। जैसे किस प्रकार से? किसी वर्ष में जीवित जन्म की संख्या वर्ष के सारे जीवित जन्मों को ले लिया गया है और बटे में मध्यवर्ती पॉपुलेशन यानी कि टोटल पॉपुलेशन को ले लिया और इसको 100 से हमने गुणा कर दिया। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। मान लो जैसे कहीं पर क्या है, जन्म हुए हैं
जन्म हुए हैं, जैसे 800 ही मान लो, 800 जन्म हुए हैं, और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन है, और 100 इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। ये मध्यवर्ती क्या है? मध्यवर्ती वर्ष की पॉपुलेशन है, और ये उस वर्ष में जो है जीवित जन्म होते हैं, और फिर गुणा इसको 100 से कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम क्या है कि क्रूड बर्थ रेट निकाल लेते हैं, और ये क्या है? सरल है, और पूरे विश्व में इसी माप का प्रयोग किया जाता है। ये सरल है निकालना, और इसको क्या है पूरी पॉपुलेशन के संदर्भ में निकालते हैं। इसमें कमी या जो है इसकी इस विधि का दोष क्या है? इसमें क्या है? सभी को जैसे पूरी पॉपुलेशन जो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, और वृद्ध जो है एज के होते हैं, उनको सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, और सभी स्त्रियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। उनके विवाहित स्तर इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार से इस माप की यह एक कमी है। लाभ यह है कि इसको सरलता से जो है निकाल लिया जाता है, और यह लोकप्रिय है, विश्व स्तर पर इसका प्रयोग करते हैं बर्थ रेट को निकालने के लिए। फिर अगली विधि हमारी है फर्टिलिटी रेशो और चिल्ड वोमेन रेशो भी इसको कहते हैं। फर्टिलिटी रेशो अगला है हमारा, अगला मेजरमेंट हमारा सेकंड है फर्टिलिटी रेशो या चाइल्ड वोमेन रेशो भी इसको कहा जाता है। इसको किस प्रकार से निकालते हैं? इसको किस प्रकार से निकालते हैं? यह क्रूड बर्थ से अधिक अच्छी विधि, सार्थक विधि है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को ले लिया जाता है किसी क्षेत्र के, और प्रजन आयु वर्ग की कुल स्त्रियों को, प्रजन आयु वर्ग की कुल स्त्रियों को इसमें ले लिया जाता है, 5 वर्ष तक के बच्चों को। और इसमें जैसे सामान्यतः वर्ष होते हैं महिला के जन्म दर के, सामान्य वर्ष होते हैं 15 से 44, लेकिन क्या माना गया है कि जब क्या होता है 5वें वर्ष का जन्म हुआ होता है, 5 वर्ष के बच्चे का जन्म हुआ होता है, तो उस समय उसकी माँ की आयु कितनी हो चुकी होती है, इसको कितनी मान लिया जाता है? फिर इस प्रकार से उस टाइम 5वें वर्ष वाले बच्चे का जन्म हुआ होगा, उस समय उसकी माँ की आयु रही होगी 44 वर्ष। फिर बाद में हो गई होगी, जब आंकड़े इकट्ठे किए गए थे उस समय 5वें वर्ष वाले बच्चे को इंक्लूड किया गया, तो उसकी माता की आयु कितनी रही है? 49 ईयर रही होगी। तो इस वजह से इसमें इतने वर्ष को इंक्लूड किया जाता है। सामान्यतः प्रजन वाली जो एज होती है ये 44 सामान्यतः मानी गई है। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से निकालते हैं? 5 वर्ष से कम एज के बच्चे, 5 वर्ष तक के जन्म, जीवित जन्म शिशुओं को मान लेते हैं हम जन्म को, और कितने जो है प्रजन आयु की स्त्रियों को मान लिया जाता है, फिर 100 से इसको गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से निकालते हैं। यह क्यों अच्छी विधि मानी गई है? क्योंकि इसमें महिलाओं को जो है सिर्फ महिलाओं को लिया गया है, और प्रजनन आयु की महिलाओं को लिया गया है, और 5 वर्ष तक क्या है बच्चे के जन्म को भी एक ठीक तरीके से, क्योंकि उस टाइम के लिए क्या हो जाता है शिशु जो है शुरुआत के वर्षों के हिसाब से आंकड़े इकट्ठा करने में हमें आंकड़े इकट्ठा करने में कम बाधाएं आती हैं। गुण है प्रजनन आयु की स्त्रियों को शामिल किया जाता है, और अब गुण सभी स्त्रियों को शामिल किया जाता है। वही बात आ गई, जैसे
सभी स्त्रियों को इसमें शामिल कर लिया जाता है, चाहे वो मैरिड, अनमैरिड या फिर कोई भी महिला है जो कि बच्चे को क्या है जन्म भी नहीं दे सकती, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन और एक ये गुण आ जाता है इसमें, सिर्फ जीवित बच्चों को ही इंक्लूड किया जाता है, जबकि क्या है कि प्रजनन दर में मृत बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ जीवित ही बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला टाइप्स आ जाता है हमारा जर्नल फर्टिलिटी रेट। जर्नल फर्टिलिटी रेट। जर्नल फर्टिलिटी रेट इसमें किस प्रकार से निकालते हैं, एक वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या और प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या और 1000 से इसको गुणा कर दिया जाता। सॉरी, पहले वाले में भी 1000 से, सभी में 1000 से, जहाँ पर मैंने गलती से 100 बोल दिया है, आप 1000 लगा देना प्लीज। तो इसमें एक वर्ष के सजीव बच्चों को, एक वर्ष के सजीव शिशु और वही प्रजनन आयु की महिलाओं, 15 से 49 एज की आयु की महिलाओं को, सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है और 1000 से इसको गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से जर्नल जो है फर्टिलिटी रेट निकल के हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद आता हमारा एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट एक वर्ष में विशिष्ट आयु वर्ग की स्त्रियों द्वारा जनित शिशुओं की संख्या और संबंधित आयु वर्ग की यानी कि उसी वर्ष की आयु की स्त्रियों की संख्या। जैसे मान लो हमने ग्रुप बना लिए हैं लेडीज के, जैसे हमने इस प्रकार से 20 से 24 और 25 से 30 और फिर 30 से हमने बना लिया है, 30 से हमने बना लिया है 35 और फिर 35 से 40, 40 से 45 ग्रुप बना लिया है। हमने निकालना है, जैसे इसका ही निकालना है, पहले का ही निकालना हमें। तो क्या करेंगे हम, इन्हीं लेडीज की इन्हीं की जनसंख्या को हमने नीचे रख लिया है। ये हो गया है हमारी स्पेसिफिक एज की जो है लेडीज स्त्रियों की संख्या, और यहाँ पर इन्हीं एज की स्त्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी जन्म दिए हैं, जितने भी 20 से 25 ईयर की लेडीजों ने जितने भी जन्म दिए हैं, उन टोटल बर्थ रेट को उसी एज की सभी लेडीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है और इसको 1000 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट निकल के आ जाता है। उसी एज से उन्हीं बर्थ को जो है शामिल किया जाता है। वही है, थोड़ी थोड़ी कमियां खूबियां सभी में है,
क्योंकि इसमें भी सभी को शामिल कर लिया जाता है, लेडीज को इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके परिकल्पना है तो पहले आप विशिष्ट जन्मों को लेते हैं, सभी का निकाल लेते हैं अलग अलग, और इसके लिए स्वयं प्रथम समस्त आयु विशिष्ट जन्मों के योग को 100 से विभाजित किया जाता था, फिर प्राप्त भागफल आयु वर्ग के से गुणा कर दिया जाता है। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें बात करें तो हम 5वें में टोटल फर्टिलिटी रेट। पहले तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सभी जो है एज की लेडीज के विशिष्ट निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। फिर उनके क्या कर लेते हैं, वर्ग अंतराल को भागफल से क्या कर लेते हैं, जन्म दरों के योग को 1000 से विभाजित किया जाता तथा फिर प्राप्त भागफल को क्या कर लिया जाता, आयु वर्ग अंतराल से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, जैसे आयु विशेष जन्म दरों का योग और आयु वर्ग अंतराल गुणा में। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे आयु विशेष जन्म दर और गुणा में हम क्या करते हैं, आयु वर्ग अंतराल और बटे में हम 1000 इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट निकल के आ जाता है। फिर स्टैंडर्ड की बात करें, अगला है हमारा स्टैंडर्ड बर्थ रेट। स्टैंडर्ड बर्थ रेट। स्टैंडर्ड बर्थ रेट इसके परिकल्पना है तो इसकी स्टैंडर्ड बर्थ रेट इसको कैसे निकालते हैं, इसके परिकलन हेतु आयु विशिष्ट जन्म दर की सहायता ली जाती है। आयु विशिष्ट जन्म दर की सहायता ली जाती है और आयु वर्ग के संभावित कुल जन्म में कुल जनसंख्या से भाग दे के परिणाम निकाल लिया जाता है। यानी कि संभावित जनसंख्या को भी इसमें शामिल किया जाता है और आयु विशिष्ट का इसमें सहारा लिया जाता है। इस प्रकार से है इसका उत्तर। इस प्रकार से मेजरमेंट हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगला है हमारा एक बचा हुआ है रिप्रोडक्टिव रेट। रिप्रोडक्टिव रेट इसमें क्या होता है, कोई स्त्री होती है उसके द्वारा स्त्री शिशु को जन्म देना इसमें शामिल है। इसको रिप्लेसमेंट रेट भी कहा जाता है। यह किसी विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या और आगामी पीढ़ी में उसी आयु वर्ग में व्यक्तियों की प्रशासित संख्या को अनुमानित किया जाता है। यानी कि कोई जो है प्रजनता के समय मरने वाली स्त्री क्या करती है, किसी स्त्री शिशु को जन्म देती है और अगली पीढ़ी के लिए इस प्रकार से इसमें स्त्री शिशु और स्त्री को के जो है स्त्री शिशु फीमेल बर्थ को और फीमेल स्त्री इस प्रकार से इसको निकाल देते हैं। इस प्रकार से होता है ये।
तो मेथड हमारे मेजरमेंट के जो है कंप्लीट होते हैं। फिर हम बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। क्या क्या होते हैं, कारक बताने हैं हमें। और क्या क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। निर्धारित कारक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं हमारे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे। बायोलॉजिकल में हम बात करें विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होते थे, जलवायु परिवर्तन के अनुसार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी को अगर हम बात करें तो अगर जोन के हिसाब से देखें तो हम जैसा कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी या कल्चरल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग पर्यावरण वाले क्षेत्रों में प्रजातियों का उद्योग होता है, उनकी प्रजनन क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है अलग अलग रेसेस में। इस प्रकार से जैसे जो हमारे मंगो जैसे निग्रोटो अलग तरीके की विशेषता रखती है, और इस प्रकार से जैसे निग्रो कोको साइड तो सभी में क्या है अलग अलग विशेषताएं होती हैं और सभी में अलग अलग प्रजनन क्षमता पाई जाती है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल, इसमें पर्यावरण का रोल भी रहता है। फिर इसके बाद हम बात करें इसके बाद हमारा है डेमोग्राफिक फैक्टर। सेकंड है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक में हम बात करें तो क्या क्या होते हैं हमारे वृद्धि दर, नगरीकरण, आयु, लिंग इत्यादि होते हैं। इनका प्रभाव भी क्या है, जहाँ पर क्या है पॉपुलेशन में ग्रामीण प्रतिशत अधिक होता है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जन्म दर अधिक पाई जाती है और नगरीकरण का प्रभाव भी होता है। जैसे नगरीकरण जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है तो क्या हो जाता है, जन्म दर में कमी आ जाती है। इस प्रकार से इसका भी प्रभाव हम देख सकते हैं। आयु, लिंग, विवाह स्थिति, जीवन की अवधि, प्रवास, नगरीकरण इत्यादि। और जहाँ पर क्या है 15 से 49 वर्ष का अनुपात उच्च होता है, वहाँ पर क्या है अधिक जन्म दर पाया जाता है। इसी प्रकार से विकासशील देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में जन्म दर अधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे अगला भाग आ जाता है सोशो कल्चर। सोशो कल्चर में हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिन देशों में क्या है रूढ़िवादी, परंपरागत, धार्मिक जो अंधविश्वास इत्यादि रीति रिवाज होते हैं, वहाँ पर क्या है जन्म दर उच्च हो जाता है। जैसे पुत्र की लालसा होती है, पुत्र प्राप्ति की, और स्त्री का लो स्तर होता है जिसको क्या है कि उसको आर्थिक कार्यों में उसका
आर्थिक कार्यों में उसका उतना रोल नहीं होता और विकासशील देशों में यह चीजें होती है। इस प्रकार से इसका भी प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। वहाँ पर क्या है, जन्म दर अत्यधिक पाया जाता है। जैसे धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा, स्त्रियों के स्तर इत्यादि इसको प्रभावित करते हैं। जैसे धर्म के हिसाब से मुस्लिम धर्म क्या है, जन्म दर को कंट्रोल करने के विरोध में है और वहाँ पर जो है जो लेडीज का क्या है, निम्न स्तर पाया जाता है और इस प्रकार से भी वहाँ पर जन्म दर अत्यधिक मुस्लिम कंट्रीज में अत्यधिक देखने को मिलता है। फिर है फोर्थ हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम बात करें तो वही है किस प्रकार का कार्य है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, क्वार्टनरी है। इस प्रकार से जिन देशों में क्या है जो है निर्धन लोग क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाकर धन कमाना चाहते हैं, जबकि धनी लोग क्या करते हैं कि वो कम बच्चे चाहते हैं जिससे कि वो अत्यधिक उनका पालन पोषण कर सके और इस प्रकार से जन्म को प्रभावित करते हैं ये फैक्टर। फिर आता है इसके बाद हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें आ जाते हैं हमारे देश की सरकारें किस प्रकार की नीतियाँ बनाती हैं। कुछ जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर जन्म दर अत्यधिक कंट्रोल हो गया है तो वहाँ की सरकारें क्या करती हैं, वहाँ पर जन्म दर को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ क्या करते हैं, जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक तीव्र है तो उनका क्या है वो घटाने के अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग जनसंख्या नीतियाँ होती हैं। जैसे भारत की जनसंख्या नीति है जन्म दर को कंट्रोल करने की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से इनकी जनसंख्या नीति केवल एक बच्चे को जन्म की है। तो इस प्रकार से इसके अलावा हम बात करें, अगला है हमारा साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर। जाति, धर्म, आयु, सभी पर्यावरण, सभी जो है शिक्षा, साइकोलॉजी में बात करें तो हम क्या करते हैं, यानी कि पर्यावरण भी एक हो, शिक्षा भी एक हो और धर्म, रीति रिवाज सब एक है, समानता है सब। लेकिन फिर भी क्या कि ह्यूमन नेचर के हिसाब से अलग अलग नेचर होता है सभी का, तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। जैसे साइकोलॉजिकल और पर्सनल फैक्टर, सभी चीज़ें शिक्षा, धर्म, रीति रिवाज, पर्यावरण सभी एक जैसे होने पर भी क्या हो जाता है, मानव की सोच के हिसाब से क्या होता है, उसमें जन्म के प्रति अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे फैक्ट डिटर्मिनिज्म जो है कंप्लीट होते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पैटर्न देखना है हमें विश्व लेवल पर भी और भारत पर भी। इस प्रकार से हमारा जैसा कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ पैटर्न के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि जन्म दर अत्यधिक और कम देखेंगे, लेकिन आंकड़ों को एक अलग से वीडियो में हम जो है वर्तमान के आंकड़ों को लेके आएंगे। तो इसी वजह से मैं इसमें आपको आंकड़े नहीं बताने वाली हूँ और सिर्फ क्या करेंगे हम
जो है विश्व और भारत के संदर्भ में जो है एक स्टडी के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो और आंकड़ों की अलग से वीडियो आएगी गाइस। फर्टिलिटी पैटर्न इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हमें देखना है और क्रूड बर्थ रेट को हमने ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि ये सभी देश लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलिटी पैटर्न इन दी वर्ल्ड देखना हमें। अगर हम पूरे विश्व को क्रूड बर्थ रेट के हिसाब से देखें तो विश्व स्तर पर सामान्य क्रूड बर्थ रेट का ही उपयोग किया जाता है और विश्व को विभिन्न देशों के लिए अशोषित जन्म दर के आंकड़े यूएनओ के प्रकाशन में उपलब्ध हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, विश्व लेवल पर यूएनओ के प्रकाशन पब्लिकेशन के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने जैसा कि बताया था कि हम पढ़ेंगे सिर्फ जैसा कि हमारी जो बुक के हिसाब से हमने देख लिया है, जो चीज़ें हमें इस वीडियो में रखनी है वो रखेंगे और आंकड़ों को हम अलग से देख लेंगे, अलग सी वीडियो में, अलग वीडियो बनाकर उसमें, क्योंकि बहुत सारा हमें डाटे को इस प्रकार से सीक्वेंस में लेके आना होगा ताकि वर्तमान को ध्यान में रखकर वीडियो बनाई जा सके। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका पिछड़ा देश है ना, शिक्षा इत्यादि के मामले में भी अल्प विकसित देश है। तो इस प्रकार से इसको हम अफ्रीका को प्रथम में रख देते हैं। फिर आता है यहाँ पर जन्म दर अत्यधिक होती है। फिर इसके बाद एशिया आता है। एशिया भी जो है अत्यधिक प्रजनन दर यहाँ पर पाई जाती है। फिर है दक्षिणी अमेरिका और फिर फोर्थ है हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर फिफ्थ है और ओशियानिया और फिर यूरोप आ जाता है हमारा। इस प्रकार से सबसे अधिक अफ्रीका में, फिर एशिया में और फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर उत्तरी अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जीवन स्तर और जीवन के स्टैंडर्ड का और जन्म दर का किस प्रकार से देख लेते हैं। विकासशील से पिछड़े से भी विकासशील और फिर विकसित की तरफ किस प्रकार से जन्म दर कम होती जाती है। जैसा कि हमने जो है जनसंख्या नीति में हम देखते हैं कि कुछ देशों की क्या है कम करने की है तो कुछ की बढ़ाने की। इस प्रकार से उस संदर्भ में हम उस वीडियो को ध्यान में रख के चले, उसको पॉपुलेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के चले तो हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि अफ्रीका पिछड़ा देश है। वहाँ पर क्या है जो है लोग क्या करते हैं, जन्म दर एग्रीकल्चर इत्यादि में लगे हुए लोग होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी क्रियाएं बहुत ही कम होती हैं और वो वहाँ पर क्या जन्म दर अत्यधिक रहता है। पिछड़ेपन इसका मुख्य कारण है। ग्रामीण जनसंख्या अत्यधिक है। शिक्षा इत्यादि जागरूकता इत्यादि से दूर होते हैं। इस प्रकार से होता चला जाता है। अफ्रीका, एशिया, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर उत्तरी अमेरिका और फिर ओसेनिया में हमारा न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, पपुआ न्यू गिनी भी आ जाता है और फिर यूरोप बिल्कुल ही यहाँ पर क्या है महिलाओं में मात्रता जो है बहुत ही कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। क्रूड
बर्थ रेट के अनुसार पूरे विश्व को 4 भागों में बांटा जाता है। क्रूड बर्थ रेट के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? पूरे विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर कितनी होती है? 15 से 30। अति उच्च, सबसे पहले अति उच्च में है हमारे 40,000 प्रति हजार पर और प्लस। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, एशिया, पाकिस्तान इत्यादि इसमें शामिल है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशियाई जो कि मुस्लिम धर्म की ऐतिहासिकता है यहाँ पर, और अफ्रीका जो कि हम पढ़ ही रहे हैं पिछड़ापन, तो ये इसमें शामिल है। फिर है सेकंड में हमारा है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म में आ जाता है हमारा 30 से 40। इसमें कौन से आ जाते हैं देश? दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और लैटिन अमेरिका। दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के देश और लैटिन अमेरिका इसमें आ जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है हमारा मध्यम जन्म दर। इसमें कौन से देश आएंगे? 15 से 30 हजार वाले 30 प्रति हजार वाले देश आ जाते हैं इसमें। एंग्लो अमेरिका, यूएसए, कनाडा। एंग्लो अमेरिका, यूएसए, कनाडा और लैटिन अमेरिका में नाम बोल देती हूँ, और उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और एशिया का भारत, टर्की, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये आ जाते मध्यम जन्म दर वाले में। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर पर निम्न जन्म दर। निम्न जन्म दर निम्न जन्म दर निम्न जन्म दर में आ जाएंगे 15 से कम, 15 से भी कम आ जाते हैं प्रति हजार पर। संपूर्ण यूरोप, जहाँ पर क्या है माल्थस और न्यू माल्थेसियन विचार आ जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी सरकार को किसी विशेष नीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लोगों ने क्या किया, जो जन आंदोलन से यहाँ पर जन्म दर में कमी आ गई थी। ये संपूर्ण जो है यूरोप और
रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये इसमें आ जाते हैं कम जन्म बिल्कुल ही। फिर मैं जैसा कि हमने बात की थी एस्टिमेट के हिसाब से तो हमने देख लिया है। ऑन एवरेज की बात करें तो हम पूरे विश्व का एवरेज शिशु 2.8 और विकसित में 1.6 और विकासशील में 3.1। इस प्रकार से अनुमान से भी हमें पता चल रहा है कि विकासशील में अधिक और विकसित में कम है। 1900 अब हम भारत में आ जाते हैं। अभी हम भारत में आ जाते हैं। तो भारत की बात करें तो हम 1970 से 75 का भारत का एवरेज 3 शिशु था और अभी 2001 से 11 भारत की अशोषित जन्म दर 23 प्रति हजार अंकित की गई है। और भारत में प्रजनन को प्रादेशिक प्रतिरूप की बात करें तो हम करोड़ बर्थ रेट के हिसाब से 2000 का देखें तो 25 और ग्रामीण में अधिक है और नगरों में कम है। डाटा जैसा कि मैं फिर से करवाऊंगी, इसमें दिया गया है दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक जन्म, फिर आते हैं हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय आ जाते हैं। और निम्न की बात करते हैं गोवा, मिजोरम, चंडीगढ़ आ जाते हैं। भारत के स्टेट और यूटी के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। विश्व को 4 में बांटा गया था और भारत को इंडिया भारत को कितने भागों में 3 में बांटा गया है। उच्च जन्म दर वाले प्रदेश सबसे पहले है उच्च जन्म दर वाले में आ जाते 30 प्लस आ जाते हैं। इसमें है दादर नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, फिर है यूपी और फिर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, एमपी ये आ जाते हैं। और अधिक होने का कारण देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कवर करेगा। जैसे अगर इस प्रकार से आ जाते हैं कि क्यों है इन्हीं में अधिक क्यों है, तो इसका कारण देख लेते हैं। एक तो क्या है, गरीबी है, निर्धन, फिर शैक्षिक स्तर क्या है, निम्न है, स्तर निम्न, और फिर ग्रामीण अधिक, ग्रामीण प्रधानता और एग्रीकल्चर इत्यादि। और क्या है, परिवारीय नियोजन के प्रति जागरूकता या उदासीनता होती है, जागरूकता की कमी और उदासीनता होती है। ये इसके कारण है ज़्यादा होने के। फिर दूसरा है हमारा प्रकार, ये उच्च वाला था, अभी दूसरा आ जाता हमारा दूसरा होता है हमारा मध्यम, जन्म दर, मध्यम जन्म दर की बात करें तो हम इसमें आ जाती है
20 से 30 के बीच। इसमें हम 19 राज्यों को शामिल करते हैं। जैसे मैं पढ़ देती हूँ। मेघालय सर्वोत्तम स्थान पर है, मध्य में, और मेघालय, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, गुजरात, उड़ीसा, दमनदीप, पंजाब, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल, दिल्ली, उत्तराखंड। और इसमें क्या है, मध्यम होने का कारण की हम बात करें, कारण है औद्योगिकरण अधिक और नगरीकरण का भी क्या असर होता है, कम जन्म दर। नगरीकरण सामान्य है और राष्ट्रीय एवरेज से अधिक है, इसी के कारण जन्म दर में तीव्र गिरावट आई है। फिर है अति निमन की बात करें तो निमन जन्म इसमें देख लेते हैं 20 से कम फिर निम्न जन्म दर 20 प्रति हजार से कम होती है। और कम होने का इसमें मुख्य कौन सा है, 11 राज्य यूटी इसमें आ जाते हैं। गोवा जो है सबसे कम जन्म दर वाला है। और इसमें कम होने का कारण क्या है, ईसाई धर्म की बहुलता और उच्च साक्षरता दर। गोवा है मुख्य, और क्या कारण है, ईसाई धर्म की प्रधानता और इसके अलावा उच्च साक्षरता दर। और गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा है, डाटा के हिसाब से मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जो कि वर्तमान को दर्शाए, लेकिन अभी इतना ही जान लेना आवश्यक है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और अभी हम बात करें भारत में प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक। विवाह की व्यापकता, भारत में क्या है कि छोटे ही जो है एज में क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, जिसमें क्या है कि जन्म दर बढ़ता है और एक अनिवार्य भी माना जाता है। फिर विवाह की जो है व्यापक विवाह की आयु, पुनर्विवाह और विधवा विवाह और आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की संलग्नता कम होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर भी इसमें होता है अधिक। जैसे जैसे लोग क्या करते हैं, अधिक जो है साक्षरता प्राप्त करते हैं, तो जन्म दर के प्रति वो क्या है, अवेयर हो जाते हैं और जागरूकता उनमें आ जाती है। फिर धार्मिक एवं जातीय संरचना भी प्रभावित करती है कि क्या करते हैं, हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि पुत्र जो है पिता की जो है पिता को अग्नि दे, इस प्रकार की जो प्रथाएं होती है वो भी क्या करती है, जन्म दर को प्रभावित करती है। समाज में स्त्रियों की दशा कैसी है, विकसित जो राज्य है भारत में भी, वहाँ पर क्या कि जो है अच्छी सिचुएशन होने के कारण क्या है, महिलाओं को जो है थोड़े बहुत जो आर्थिक कार्यों में जो है उनको शिक्षा इत्यादि प्राप्त करने में आज़ादी है। तो वहाँ पर साफ हम देख ही लेते हैं कि जन्म दर कम हो जाता है। और जबकि जैसे जो क्या है निम्न स्तर होता है महिलाओं को, वहाँ पर क्या देखा जाता है, जन्म दर अत्यधिक देखा जाता है। और समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।